हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जो आज आपके लिए मैं एक सीवीटी पीजी का इंटरव्यू लेके आई हूँ, जिसमें आज हमारे साथ हैं हंजला, जिन्होंने सीवीटी पीजी ज्योग्राफी 2024 से मास्टर्स में एडमिशन लिया है जेएनयू में। सो वेलकम हंजला टू आवर चैनल। सो सबसे थैंक पहले यू, थैंक यू। introduce yourself and tell me something about your educational background, like from where you completed your graduation and what was your subjects in graduation. यस, मेरा नाम हंजला हस्सान है और मैं मूलतः सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हुआ है और वर्तमान में मैं सीएसआरडी जेएनयू का छात्र हूँ, जिसमें मैं एमए ज्योग्राफी का स्टूडेंट। Okay. So now tell me कि how you prepared, like आपकी बुक लिस्ट क्या थी, जितने भी सारे सब्जेक्ट्स की आप थोड़ा डिटेल में मुझे बताना कि आपकी बुक लिस्ट क्या क्या थी, आपने कौन सी बुक फॉलो की किस सब्जेक्ट के लिए। ओके तो वैसे मुझे लगता है जितने भी लोग तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि कौन कौन सी बुक्स हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड्स बुक्स काफ़ी सब लोग जानते हैं। लेकिन जो मैंने फॉलो किया तो मैं बता देता हूँ आप लोग को। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सेवन सिंह सब जानते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी, थॉट, मॉडल्स एंड थ्योरीज के लिए मैंने माजिद हुसैन प्रेफर किया था। लेकिन थॉट के लिए एक और बुक आती है हिंदी मीडियम के लिए, वो एसडी मौर्य की आती है। वो भी मैंने पढ़ी थी क्योंकि वो थोड़ी फैक्चुअल है, तो वहाँ से मैंने कुछ फैक्ट्स उठाए थे। और इंडियन ज्योग्राफी में मैंने खुल्लर और माजिद हुसैन दोनों पढ़ी थी, लेकिन मुझे लगता है कि एक के साथ जा सकते हैं, खुल्लर के साथ जा सकते हैं, अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। और माजिद हुसैन के साथ दिक्कत ये है कि थोड़ा सा उसमें डाटा पुराने हैं। और बात अगर आती है इंडियन ज्योग्राफी पे, तो इंडियन ज्योग्राफी नहीं, प्रैक्टिकल पे तो मैंने ज्योग्राफी विद अंकित एक यूट्यूब चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ से मैंने कवर किया था। उनका कुछ 30 लेक्चर है, वहाँ से मैंने कवर किया था और आपके नोट्स पढ़े थे। लेकिन आपके नोट्स में मैंने स्टैट्स वाला पार्ट नहीं देखा था, तो इसलिए मैंने वहाँ से भी कवर किया था। मैं एक चीज इसमें थोड़ा ये और मेरा पूछना चाहूंगी, लाइक आपने जो इंडियन ज्योग्राफी दोनों बुक्स पढ़ी थी, ओके, माजिद हुसैन आपने बताया थोड़ा फैक्चुअल हाँ। उसमें डेटा कम है। देन आपने जब बाद में जब आपने दूसरी बुक पढ़ी, लाइक दूसरी कौन सी थी, खुल्लर, ओके। सो जो खुल्लर आपकी बुक थी उसमें आपने सेलेक्टिवली पढ़ा या फिर पूरी बुक कवर की आपने, लाइक सारे पेजेस नहीं कवर किए, या मैंने कैसे उसको चूज किया? मैंने खुल्लर मैंने पूरी पढ़ी थी। माजिद हुसैन मैंने सेलेक्टिवली यूज किया कहीं कहीं पे। ओके, सो खुल्लर पूरी पढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम कुछ सेलेक्टिवली हाँ, पढ़ लें। नहीं नहीं, खुल्लर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, ओके। सो और जो आपने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए बताया, सो आपने उसके लिए कोई और बुक सोर्स नहीं पढ़ी, बुक कोई भी बुक नहीं नहीं नहीं, पढ़ी? बुक नहीं, बुक नहीं। ओके। एक चीज़ जी। और, जो आपका ज्योग्राफिकल थॉट वाला पोर्शन है, आई गेस लोग उसके लिए बुक फॉलो करते हैं, तो आपने उसके लिए कुछ बुक स्पेसिफिकली पढ़ी थी या फिर जो है कहीं यूट्यूब से या किसी भी और सोर्स से आपने उसको कवर किया था? नहीं, मैंने ऑनलाइन सोर्स उसमें यूज़ नहीं किया था। मैंने केवल माजिद हुसैन सर की जो थॉट वाली बुक आती है वो पढ़ी थी। और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि माजिद हुसैन सर में अगर एग्जांपल लें, ग्रीक वाले में, ग्रीक जोग्राफर्स में, उनमें 9 या 11 ही जोग्राफर्स दिए हुए हैं। लेकिन अगर एसडी मौर्य की बुक हम उठाएं, हिंदी मीडियम की है वो, मैंने हिंदी में देखी है, बाकी इंग्लिश की मैंने बुक उसकी देखी नहीं, तो मैं बता नहीं सकता। उसमें 13 ग्रीक जोग्राफर्स हैं, तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो फैक्चुअल थोड़ा ज़्यादा है और कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है उसमें, तो इसलिए मैंने उसको ऐसे यूज़ किया था ताकि मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल जाए। बाकी माजिद हुसैन सर की बुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखी हुई है, आसानी से समझ आ सकती है और उसको पढ़ा जा सकता है। उसके लिए कोई ऑनलाइन मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। सो वो बुक भी आपने पूरी पढ़ ली थी या फिर उसके नोट्स, या फिर सिर्फ इसी का ही नहीं, आई विल से कि जो आपने सारी बुक्स जो पढ़ी, जो जो आपने सोर्स फॉलो किया, जितनी भी बुक्स थी उनके नोट्स बना लिए थे, या फिर वो सारी बुक्स आप जो है बुक से ही आपने रिवीजन करना प्रेफर किया अपना? नहीं नहीं नहीं, मेरा तरीका थोड़ा अलग था पढ़ने का। मैं करता क्या था कि जैसे मैं कोई टॉपिक है मुझे पढ़ना है, तो मैं उसको एक बार पहले पढ़ लेता था। पहली बार में मैं नोट्स नहीं बनाता था। उसके बाद फिर 2-4 घंटे बाद जब भी वो स्लॉट पढ़ता था उस टॉपिक का, तो फिर से उस टॉपिक को मैं फिर पढ़ता था, उसके बाद उसके नोट्स बनाता था। तो ऐसे मेरे 2 बार रीडिंग हो जाती थी बुक की। उसके बाद नोट्स जब बन जाते थे फिर मैं नोट्स को ही रिवाइज करता था। ओके। सो आपने मतलब प्रिपरेशन जो है कितने टाइम तक की थी, लाइक आप कितने, लाइक 1 मंथ बिफोर एग्जाम, 2 मंथ बिफोर एग्जाम, या फिर आपने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे स्टार्ट कर दी थी अपनी, और कितने आवर देते थे आप अपनी स्टडीज को? ग्रेजुएशन के साथ में ही करते थे अपना कॉलेज खत्म होने के बाद, या फिर किस तरह से मतलब आपने प्रिपेयर किया अपने एग्जाम को? ये बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन है या ऐसी जानकारी है जहाँ पे मुझे लगता है कि इंडिविजुअल पे डिफर करती है।
मुझे 6-7 महीने लगे इस तैयारी में। मैंने 6-7 महीने तैयारी की है, क्योंकि मैं जिस हॉस्टल में रहता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल है सर सुंदरलाल हॉस्टल, तो वहाँ पे क्या है, कुछ सीनियर्स हैं जो है मतलब इस सेक्शन में है, सीयूटी पीजी देते हैं, या फिर सिलेक्शन आता रहता है, जेएनयू में काफ़ी लोग आते रहते हैं, तो उससे मुझे गाइडेंस मिला और वहीं से मुझे गाइड किए कि आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं तैयारी। तो मैंने जुलाई अगस्त में अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी वहाँ से, और मार्च 11 को आई थी, जितना मुझे याद आ रहा है पेपर था हम लोग का, वहाँ तक मैंने तैयारी की। और उसी दरमियान में जैसे पेपर थर्ड ईयर का जो सिलेबस है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो उसका भी सिलेबस तैयार हो जाता था, क्योंकि जो सीयूटी पीजी का सिलेबस है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, तो उसी में वो भी तैयार हो गया मेरा, एकेडमिक्स भी, और साथ साथ सीयूटी पीजी भी तैयार हो गया। तो मैंने 6-7 महीने लगाए थे मुझे लगता है। ओके। और इसके बाद जो है आपका पीवाईक्यू सॉल्व करने का क्या अप्रोच था? लाइक आपने पीवाईक्यूज कहाँ से सॉल्व किया, कितने पीवाईक्यूज लगाए, एंड मतलब सॉल्व करना, एनालाइज करना, क्या मतलब अप्रोच था कि सिर्फ सॉल्व करना बेटर रहेगा? एंड एक चीज़ इसके साथ में आप और बता दीजिएगा कि जो आपका सीयूईटी था वो हिंदी मीडियम में था या इंग्लिश मीडियम में था? एक लाइन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो मैंने सबसे पहले, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में 4 सेक्शन है, जियोमॉर्फोलॉजी मैंने अगर पढ़ा पूरा, तो उसके बाद मैंने एक बुक है एनटीए यूजीसी अरिहंत की एक आती है, नेट के लिए होती है, नेट जेआरएफ के लिए, तो उस बुक में सेक्शनल दिया हुआ है कि जियोमॉर्फोलॉजी के अलग क्वेश्चन, वो तो हर एक लेसन पे दिया हुआ है, लेकिन एक एक सेक्शनल वाइज में लगाता था। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी मेरी खत्म हो गई, तो मैंने जियोमॉर्फोलॉजी भी जितने क्वेश्चन है वो लगा लिए। लेकिन ये चीज़ है, ये इस बुक में दिक्कत ये है कि आंसर काफ़ी गलत हैं, लेकिन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक से ये बुक बहुत अच्छी है। मतलब अगर आप बेसिक लेवल अच्छा करना चाहते हो तो मुझे लगता है ये बुक अच्छी है। उसके बाद मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ के पेपर लगाए थे, डीयू के, जामिया के और जेएनयू के। ये 3 यूनिवर्सिटी के मैंने पेपर लगाए थे, मुझे मिल गया था, मेरे सीनियर्स ने मुझे दिया था, तो बहुत पहले मेरे पास पेपर्स थे, तो मैं लगा लिया था। और 2-3 साल के, वो 2-3 साल ही सीयूटी को आए हुआ था, तो मैंने 2-3 साल सीयूटी किया था, बस इतना ही किया था मैंने। सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि मैंने क्वेश्चन की एनालिसिस की या फिर ऐसे ही छोड़ दिया। तो हाँ, मैंने क्वेश्चन की एनालिसिस की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हमने कोई मॉक टेस्ट लगाया, तो उसमें अगर 100 क्वेश्चन है, हमारे 70-80 क्वेश्चन हो गए तो वो तो ठीक है, लेकिन 20 जो गलत हुए हैं उसमें हमें काम करना जरूरी है, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो जनरल क्वेश्चन होते हैं, वो ऑलमोस्ट लड़के लगा ले जाते हैं। उसके बाद जो गेम आता है वो उन्हीं क्वेश्चंस का आता है जो ऑलमोस्ट गलत होते हैं हमसे, तो उनको फिर से रिवाइज करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और उसके मैंने नोट्स बना रखे थे कि अगर कोई क्वेश्चन मेरे से गलत होता है तो मैंने उसको नोट डाउन कर लिया और उसको रिवाइज कर लेता था मैं, तो ऐसे मेरे तैयार हो जाते थे। लाइक एनालिसिस करने का कुछ ऐसा तरीका कि जो है आपकी गलती किस तरह की हो रही है ना? मैं भी आप लोगों को हमेशा जब भी कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो यही बताती हूँ कि आपको एक एरर जो है बुक बना के रखनी चाहिए, जिसमें आप ये चीज़ नोट करेंगे एग्जाम में, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते टाइम, कि आपकी गलती किस तरह की हो रही है। लाइक आपको वो जो टॉपिक है वो आता नहीं है, या फिर जो है आपने पढ़ा है बट आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, जैसे कि हंजला ने भी अभी बताया कि जो है आपको ये ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी मिस्टेक किस तरह की हो रही है, एंड उस मिस्टेक को तुरंत दूर करना सबसे ज़रूरी है। ये भी नहीं कि सिर्फ आपने देख लिया और कि ये मिस्टेक हुई है एंड छोड़ दिया, उसको सॉल्व भी करना है, सो दैट आपकी वो जो गलती है वो नेक्स्ट टाइम आपकी रिपीट ना हो। ओके। पीजी का पेपर इंग्लिश में ही दिया था, क्योंकि मेरा जो थर्ड ईयर में मैंने अपना मीडियम स्विच कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कहीं किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर जाना है तो वहाँ पे मीडियम चेंज करना होगा, क्योंकि जेएनयू हो गई, जामिया हो गई, डीयू हो गई, यहाँ पे पेपर्स जो हैं इंग्लिश में ही हैं। और यहाँ आने के बाद पता चला कि जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह हैं वो इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं, फॉरेन ऑथर्स की बुक यहाँ पे पढ़ाई जाती है, प्रीफर की जाती हैं, तो इसलिए मैंने पहले ही चेंज कर लिया था। और सीयूटी पीजी का पेपर भी मैंने इंग्लिश में ही दिया था। ओके। सो काफ़ी लोग आप ये भी पूछते हैं कि जो है आपका एग्ज़ाम है वो जो हिंदी मीडियम में होगा या फिर इंग्लिश मीडियम में होगा, तो आपकी ये क्वेरी यहाँ पे सॉल्व हो जाती है कि आप कोई से भी मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट फैक्ट इतना है, जैसे कि हंजला ये बता रहे थे कि उनका पहले हिंदी मीडियम में था, बट उन्होंने अपने आप इंग्लिश में स्विच किया, क्योंकि उन्होंने जो है आगे का पर्सपेक्टिव देखा कि अगर आपको आगे सर्वाइव करना है और जगह, तो आप लाइक ऐसा नहीं है कि आपने हिंदी में पेपर दिया तो आप कहीं सर्वाइव नहीं करेंगे, बट ये है कि जो आप अपने एग्ज़ाम्स लिखते हैं अपने यहाँ पर जेएनयू में आके या किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है, या आप जो रिसर्च पेपर पढ़ेंगे वो सब मोस्टली इंग्लिश में होते हैं, तो इसलिए आप जो है इन्होंने इंग्लिश पे स्विच किया। अदरवाइज हिंदी वाले भी कई सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर हैं और करते हैं, अच्छा करते हैं सब। ओके। सो इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। सो
तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब कि आपने कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म फिल किए थे एंड आपका कहाँ-कहाँ एडमिशन हुआ एंड आपने जेएनयू ही क्यों चूज़ किया आपने जो है एडमिशन और जगह होने के बाद भी? हम्म, मैंने CUT PG में 2 यूनिवर्सिटी को प्रेफर किया था, DU TSC जो है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और JNU। और अलग से मैंने JMI का भी फॉर्म डाला था, वहाँ का भी एग्ज़ाम दिया था, मेरी वहाँ भी रैंक आई थी। इन तीनों यूनिवर्सिटी में हुआ था, लेकिन मैंने प्रीफर किया JNU को क्योंकि सभी जानते हैं कि ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए अपने फेमस है और काफ़ी चीज़ें ऐसी है JNU को जो JNU बनाती हैं और अलग करती हैं पूरे इंडिया से, क्योंकि सोशल साइंसेज में इसका जो ऑरा है पूरे इंडिया में, वो मुझे लगता नहीं कि कोई इसके लेवल की यूनिवर्सिटी है। और यहाँ आने के बाद तो वैसे भी पता चलता है कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा है पढ़ाई के लिए। और मुझे पहले से जानकारी थोड़ी थी अपने सीनियर्स के द्वारा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट, वैसे ज्योग्राफी काफ़ी अच्छा है इंडिया में, तो ज्योग्राफी यहाँ की काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रेफर किया। ओके, सो इसी के साथ मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जेएनयू में आके आपका एक्सपीरियंस कैसा है, लाइक यहाँ पे जो है आपका वर्कलोड कैसा है, प्रोफेसर्स कैसे हैं, वो आपको लाइक कुछ हेल्प करते हैं या नहीं आपके जो वर्क में, या फिर जो भी है ओवरऑल जो आपका इम्पैक्ट यहाँ पर आके क्या पड़ा आप पे? JNU का अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे लगता है कि जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि बाहर हम केवल यही सुनते थे कि पढ़ाई अच्छी है, बाकी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं क्योंकि हम कभी इस इन्वायरमेंट को फेस नहीं किए होते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट है, काफ़ी सेफ़ है, विमेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और अगर प्रोफेसर्स की बात आती है तो काफ़ी इंटरेक्टिव है प्रोफेसर्स, क्योंकि ये एकेडमिया के लिए फेमस है यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे प्रोफेसर खुद चाहते हैं कि लड़के कुछ एकेडमिया में अच्छा करें। ओके, सो इसी के साथ एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करूँगी कि यहाँ पर लाइक यूपीएससी का एनवायरनमेंट कैसा है कि आप अपने क्लासेस के साथ यूपीएससी कर सकते हैं या नहीं, और जो क्लासेस हैं वो लेना मैंडेटरी है या नहीं। अगर कोई मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या हम वहाँ पे एडमिशन ले लें देन हम क्लासेस ना जाएं और यूपीएससी की तैयारी कर लें, या फिर जॉब के साथ क्लासेस मतलब क्लासेस अटेंड ना करके हम जॉब कर सकते हैं क्या मास्टर्स के साथ में। सो ओवरऑल वहाँ का एनवायरनमेंट इस चीज़ के लिए कैसा है कि हम और कुछ प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं साथ में। खासकर मैं ज्योग्राफी वालों के लिए कहना चाहूँगा कि आप जिस डिपार्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं वो JNU का टॉप मोस्ट हेक्टिक डिपार्टमेंट है, और आप यहाँ आएंगे तो आपको पता लगेगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ अपने बैच से, तो मेरे बैच से लगभग 10 लोग छोड़ चुके हैं केवल इसी वजह से क्योंकि वो UPSC करने आए थे और यहाँ पे उनसे नहीं हो पाए, क्योंकि वो मैनेज नहीं हो पाता जिस हिसाब से यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जितना प्रेशर यहाँ पे दिया जाता हम कभी फेस नहीं किए होते। जैसे मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पे उतना मैं कभी फेस नहीं किया था। यहाँ अचानक ऐसे वर्कलोड बढ़ता है तो फिर हम लोग को लगता है कि फिर ये क्या हो गया, ऐसा सीन हो जाता है। और बात अगर UPSC की जाए तो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट वाइज। मुझे नहीं लगता ये ज्योग्राफी में इतना पॉसिबल है हो पाना, मुझे अभी तो फिलहाल तो नहीं लगता है। सो सुन लिया आपने कि मैं भी आपको ये हमेशा से कहती आई हूँ कि दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना बहुत इजी नहीं है। मतलब ये कि आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में अपना बेस्ट देना चाहते हैं, या फिर आपका जो मेन एम है यूपीएससी ही करना है, तो आप यूपीएससी में आप 100% देना चाहते हैं तो आप यूपीएससी में ज़्यादा करेंगे। एंड देन उससे क्या होगा, आपकी क्लासेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप वो मैनेज कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, और कुछ लोग हैं जो करते भी हैं, ऐसा नहीं कि कोई करता ही नहीं है। बट ये कि आपका जो कितना आप उसको मैनेज कर सकते हो इस स्ट्रेस को, उस पर डिपेंड करता है ये। ओके, अब हम इसके साथ साथ आपसे बात अगर की जाए क्लासेस जाने की या ना जाने की, वो यहाँ पे ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि अटेंडेंस लग रहा है आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। प्रोफेसर ऐसा कुछ देखते नहीं है क्योंकि उनके पास इतना थोड़ी टाइम है कि वो स्कूल की तरह अटेंडेंस लेंगे, लेकिन वो इनडायरेक्टली आपके ग्रेड पे इम्पैक्ट डालता है क्योंकि आप इतनी छोटी सी क्लास होती है, इतनी छोटी स्ट्रेंथ होती है, सब पता रहता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और दूसरी बात आपकी एकेडमिया पे भी वो इम्पैक्ट डालता है। लाइक ये वो लोग देखते नहीं हैं कि उन लोग ऐसा नहीं है कि वो अटेंडेंस ले रहे हैं कि आना ही है, बट उनको सारी चीज़ें याद रहती हैं कि लाइक ये जो स्टूडेंट है ये रेगुलर है या फिर ये आता नहीं है। देन वो एग्ज़ाम टाइम पे भी समटाइम्स होता है कि ना वो ऐसे पूछ लेते हैं, हाँ तुम तो क्लास में नहीं दिखते थे। तो ये सब क्या है, वो रिजल्ट पे हमारे ना सेमेस्टर रिजल्ट होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है ना। सो चलो ये सब तो बात हो गई। अब इसके साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि
लाइक अपने बुक लिस्ट बता दी, कुछ यूट्यूब चैनल्स भी बता दिए, और भी कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो आपने फॉलो किए थे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, अगर वो कुछ सोर्सेज हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए हमारे स्टूडेंट्स के साथ, तो उनकी भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी जो आने वाले हैं 2026 में जो प्रिपेयर कर रहे हैं जो उसके लिए। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई सोर्स ऐसे यूज़ किया था। जैसे कोई टॉपिक अगर मेरा फंसता था, जैसे किसी भी थ्योरी से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक होता, तो मैंने उसको जस्ट यूट्यूब पे सर्च कर लेता था, और वो जो भी वीडियो आती थी जिस पे व्यूज़ ज़्यादा, वही सब लोग करते हैं, मैं देख लेता था, बस नोट्स बना लेते, बस इतना ही मुझे लगता है। इसके अलावा मैंने कुछ ऐसे खास यूज़ नहीं किया था। हम्म। और अब जैसे कि अब 2025 का भी CUET का एग्ज़ाम आने वाला है, अभी 1 महीना भी नहीं रह गया है उस एग्ज़ाम को, एंड फिर उसके बाद फिर 2026 का भी एग्ज़ाम होगा। सो आपका क्या सजेशन रहेगा जो अभी जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं उन्हें लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए? एंड मैंने सॉरी 2 क्वेश्चंस मिक्स कर दिए हैं, बट कोई नहीं, आप उसे आंसर कर देना। एंड जो 2026 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि वो कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएँ, कैसे स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन को? 2025 वालों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अभी अभी तक जितना चीज़ आपने पढ़ रखी है, ठीक है। नई चीज़ों पे ना ज़्यादा ध्यान ना दे के, आप पुरानी चीज़ों पे, आपके नोट्स होंगे, आपके मॉक टेस्ट के जो भी मॉक टेस्ट लगाया होगा आपने, तो अगर उसके नोट्स बनाए होंगे, जो भी एरर आए होंगे आपके, या जो भी चीज़ें हैं जो रिवीजन मोड में आपको लाएंगी, वही चीज़ों को खाली देखना है। पुरानी चीज़ें जो भी है उन्हीं को पढ़ना है, नई चीज़ें कुछ नहीं छूना है। और दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि मुझे लगता है इस बार शायद 90 मिनट हैं इनके पास, हाँ, वो 75 शायद। क्वेश्चंस एंड या हाँ हाँ, हम 90 लोग के टाइम मिनट्स। शायद 105 मिनट थे, शायद मैंने सुना है कि 90 मिनट्स हैं, तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी अगर काम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके लिए सबसे अच्छा ये उपाय हो सकता है कि आप जितने भी पेपर्स हुए 2-3 साल के, आप CUET के उठाइए, और एक एक बार उनको उसी इन्वायरमेंट में करिए और उसी टाइम में करिए, तब आपको पता लगेगा कि टाइम मैनेज हो रहा है आपसे या नहीं हो रहा है। ये दो हाँ, इम्पोर्टेंट मुझे टाइमर लगता है लगा बातें के, हैं। है ना, टाइमर लगा लीजिए साथ में, और साथ में ही सॉल्व करें। लाइक एनवायरमेंट लाइक इंटरफेस आपका जो एग्जाम लाइक इंटरफेस आपका पहले ही होगा, वहाँ के जैसा एनवायरमेंट आपका पहले ही होगा अगर आप उसे सॉल्व करेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि बस सॉल्व कर रहे हैं, आधा सॉल्व कर लिया फिर छोड़ दिया, पूरा एक शिद्दत के साथ जो है अपने पेपर को सॉल्व करना इज अ बेटर ऑप्शन, सो दैट आप जब एग्जाम हॉल में जाएं तो कुछ भी नया ना लगे, और आपने वो चीज़ें पहले से प्रिपेयर कर रखी हो और क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रखा हो। एंड CUET के साथ साथ ऑब्वियसली UGC नेट के भी PYQ सॉल्व करिए। सो ये आपकी बेस्ट अप्रोच होने वाली है। सो आप थोड़ा सा वो 2026 वालों के लिए भी थोड़ा बता दीजिए। 2026 वालों के लिए मुझे लगता है कि आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आने वाले होंगे, एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि आप 2 साल में आपने ज्योग्राफी पढ़ी कैसे है। अगर आपने रिगरेसली बहुत अच्छे से 2 साल के सिलेबस को पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको थर्ड ईयर का जो छोटा सा सिलेबस है, क्योंकि 2 साल का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा पार्ट कवर कर देगा आपके CUET PG को। कुछ ही पार्ट्स होंगे जो बचे होंगे, उनको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं 2 साल बहुत अच्छे से ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा था, क्योंकि पहली बार मुझे ज्योग्राफी पढ़ने का मौका मिला था यूनिवर्सिटी में। उससे पहले मैंने कभी पढ़ी नहीं थी वैसे, इसलिए मुझे टाइम लगा। तो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से पहले आप पढ़े हैं और आपके पास टाइम कितना है, मैटर ये करता है। एक चीज इसमें और मैं ऐड करूंगी कि लाइक पर्सनल थोड़ा सा सवाल है, बहुत लोग पूछते हैं कि हॉस्टल यहाँ पर कैसे मिलता है, हॉस्टल मिलने की प्रोसेस क्या है, कितने टाइम में आपको हॉस्टल मिल जाता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स का कुछ रहता है ऐसा कि गर्ल्स को हॉस्टल जल्दी मिल जाता है एंड जो बॉयज़ को है थोड़ा लेट मिलता है, एंड सबको मिल भी जाता है या नहीं मिल जाता है? हॉस्टल्स यहाँ तो सबको मिल जाते हैं। जैसे हमारा एडमिशन जब भी होता है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर हॉस्टल मुझे मिल गया था ऑलमोस्ट। इस वाली बैच को, हम लोग की वाली बैच को हॉस्टल जल्दी मिल गया। उससे पहले हॉस्टल शायद थोड़ा दिक्कत होती थी, 1-2 महीने लग गए थे उससे पहले वाली बैच में। लेकिन हॉस्टल यहाँ सबको मिलता है, और शायद लड़कियों का प्रेफरेंस होता है कि मतलब वो उनको थोड़ा जल्दी दिया जाता है, लड़कों को तो शायद थोड़ा लेट दिया जाता है। बाकी मिल सबको जाता है। ओके, सो एनी अदर थिंग यू वांट टू से, लाइक हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं अपनी तरफ से? तो जितने भी CUET PG के लोग हैं, उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि जो जुलेखा दीदी हैं, उनका चैनल CUET PG से ही रिलेटेड है, और उनकी प्रायोरिटी है JNU। तो मुझे लगता है कि आप लोग को इनका चैनल देखना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है। तो थैंक यू सो मच। ओके, तो जाते जाते एक क्वेश्चन का और आप आंसर देते चले जाइए कि आप JNU में लाइक सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं या फिर एंजॉय जो है कैसे करते हैं? सिर्फ क्योंकि इंसान पढ़ तो नहीं सकता है, एंजॉयमेंट के और क्या क्या वे हैं वहाँ पे, लाइक लोग कैसे एंजॉय करते हैं पढ़ाई के स्ट्रेस को कम करने के लिए?
यहाँ पे मुझे लगता है केवल पढ़ाई करने मैं नहीं आया, वो आना भी नहीं चाहिए लोगों को, केवल पढ़ाई करने तो नहीं आना चाहिए। मेरा ऐसा रहता है कि कभी लगता है कि थोड़ा घूमना चाहिए कुछ, तो मैं पीएसआर चला जाता हूँ, थोड़ा फेमस है ये, वहाँ पे जाके बैठता हूँ। बस मेरा यही है चिल करने का वो, कि मैं पीएसआर चला जाता हूँ, वहाँ पे थोड़ा बैठता हूँ फिर चला आता हूँ। बाकी ये इन्वायरमेंट इतना पीसफुल, आप कहीं भी निकल जाएँ तो आपको शांति मिल जाएगी। वन थिंग यू डिड नॉट मेंशन कि आप डीजे पार्टीज जो है आपकी, ये हॉस्टल नाइट्स होते हैं, ये सब एंजॉय नहीं करते क्या? आई एंजॉयड अ लॉट, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ मैं। अभी हमारा डीजे नाइट हॉस्टल का नहीं हुआ है, जैसे कल्चरल नाइट यहाँ पे होता है। फ्रेशर अभी फ़िलहाल हुआ है, तो उसके बारे में कह सकता हूँ कि हाँ वो कन्वेंशन में हुआ था और काफ़ी ज़्यादा फन मोमेंट रहा है। ओके और ये जो गेमिंग एक्टिविटीज होती रहती है, ट्रेजर हंट्स वगैरह, काफी देखा जाए तो कभी डांस क्लासेस, कभी आपके ड्रामा सेट, ये सब चीजें, काफी चीजें ऐसी कल्चरल चीजें होती रहती है वहाँ पे। सो वो सब भी चीजें आप एंजॉय करते हो या नहीं एंजॉय करते हो? नहीं, मैं स्पोर्ट पर्सन हूँ, तो जितना भी यहाँ पे गेम्स वगैरह होता रहता है, चाहे इंटर हॉस्टल हो, इंटर हॉस्टल हो, यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ हो, जेन्यू ओलंपिक्स हो, तो मैं सभी में ऑलमोस्ट चीज़ों में पार्टिसिपेट करता हूँ। एथलेटिक्स हो या फिर क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, मैं ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स खेलता हूँ, तो मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, इन सब चीज़ों पे करता हूँ। अच्छा, अच्छा लगा ये सब सुन के। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड इस वीडियो के लिए आज हम इस इंटरव्यू को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड आई होप ये जो हमारी टॉक थी बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। ये सब जो हम लोगों ने इनपुट्स दिए हैं, प्लीज़ उन्हें अप्लाई करने की कोशिश करें। एंड आई होप ये सब आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे एंड आपको आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू हंजला, थैंक यू सो मच थैंक यू again. फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू।